मैनेजमेंट कर रहा था जबरदस्त मजे। क्यों? क्योंकि वो कर रहा था पार्टी। पार्टी क्यों कर रहा था सर? क्योंकि पार्टी वो इसीलिए कर रहा था, उसने जबरदस्त पैसा कमाया, बिजनेस बहुत अच्छा चला। और उसने क्या किया सर? बिजनेस कैसे अच्छा चला और पैसा भी अच्छा कमाया, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने पर्सनल एक्सपेंसेस भी चार्ज कर दिए। किसके अंदर? रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। जो भी लोन्स एंड एडवांसेस ले रखे थे या जो भी दे रखे थे, सॉरी, वो किसके बेसिस पे दे रखे थे? बिना कोई सिक्योरिटी के, और धमाधम लोन्स एंड एडवांसेस दिए जा रहे थे। कोई भी उसका रेशनल नहीं था। और जो भी शेयर परचेज कर रहे थे, उनकी परचेज प्राइस लॉस खा रहे थे, उल्टा परचेज प्राइस ज्यादा और सेल्स प्राइस कम। सो है एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका, वेलकम है आपका, वॉम वेलकम है सर, वॉम वेलकम है, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो सर, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। पढ़ाई घर पे नहीं करेंगे, यूट्यूब वीडियो में ही करेंगे, इसको याद करके ही जाएंगे। फटाफट से 3 पेज है। पेज नंबर 7.58 स्टडी मटेरियल ऑडिटिंग सीए फाइनल का चैप्टर नंबर 7। यहां से याद करके ही हम लोगों को घर जाना है, नो स्टडी एट होम। सो पेज नंबर खोल लीजिए। हम लोग 7.58 से 7.61 के अंदर आपको मैं रटवा दूंगा। और एक खास बात आपके लिए, एक फ्री गिफ्ट, हैंड रिटन नोट्स विथ हैंड रिटन नोट्स मैंने टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप का भी जो ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। सो सर, ड्यूटीज क्या है ऑडिटर की? सेक्शन 143 क्या बोलता है? ये जो मैनेजमेंट मजे कर रहा था, जो मैनेजमेंट पार्टी कर रहा था ना, उसको रोकने के लिए लेके क्या है सेक्शन 143। और ऑडिटर को बोला कि भाई तुझे बढ़िया से इंक्वायरी करनी है। ऑडिटर बोला सर कर लेंगे इंक्वायरी, हमारा काम ही है इंक्वायरी करना। तो सर ऑडिटर कंपनीज एक्ट बोला कि भाई तुझे 6 मैटर पे इंक्वायरी करनी है, बढ़िया सी, एकदम जबरदस्त, एकदम चाय की तरह कड़क इंक्वायरी करनी है। तो बोला सर बताइए कौन कौन सी इंक्वायरी करनी है? कि भाई सबसे पहले तू ये देख, कंपनी को, मैनेजमेंट को तू ये पूछ कि जो भी कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, जो मेड बाय द कंपनी है, उसका सिक्योरिटी का बेसिस क्या है? पहले तो किस बेसिस पे दिए हैं, बराबर? और दिए हैं तो क्या वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है? क्या तुमको लगता है कि दीज आर द प्रॉपर्ली सिक्योर्ड? एंड जो उनकी टर्म्स है, पहले तो लोन्स एंड एडवांसेस दिए, वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं है? और जो उनकी टर्म्स है वो प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के हित में है या नहीं है? पहला मैटर तुम्हें ये चेक करना है। दूसरा, जितने भी ट्रांजैक्शन कंपनी दिखा रही है अपने खाते के अंदर, क्या वो प्रेजेंटेड है ओनली मियरली बुक एंट्रीज? खाली क्या वो बुक एंट्रीज है? एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, खाली बुक एंट्रीज दिखा दी है। तीसरा, कंपनी ऐसी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी नहीं है, लेकिन उसके जो शेयर, डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज है, उसका हमने क्या किया है? बेचा कम प्राइस में है और परचेज किया है ज्यादा प्राइस में, ताकि क्या हो जाए? शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो जाए। सो ये क्या बोल रहा है कि तुमने शेयर तो खरीदे बढ़िया भाव में, लंबे भाव में, और बेचे कम भाव में। फोर्थ मैटर क्या बोलता है कि जो लोन्स एंड एडवांसेस है, अगर तुमने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस के नेचर में अगर पैसा दे रखा है, तो तुमने ऐसा नहीं, उसको कंपनी ने क्या किया है? डिपॉजिट की तरह दिखा दिया, ताकि भाई कंपनी को रिलेटिव को पैसा देना था कि यार मैं ना डिपॉजिट दिखा देता हूँ, ताकि भाई इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं और तुझे भी इंटरेस्ट बेयर करना नहीं पड़ेगा। क्या पर्सनल एक्सपेंसेस चार्जेस किए हैं रेवेन्यू अकाउंट के अंदर? मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस, मैं वाइफ को लेके गया कैंडल लाइट डिनर पे और उसका चार्ज कर दिए तो हूँ मैं बढ़िया कंपनी के अंदर, ताकि कंपनी का खर्चा बढ़ेगा, टैक्स कम आएगा। इट इज स्टेटेड इन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश। क्या शेयर्स अलॉट किए हैं कैश के अंदर? अगर किए हैं और पैसा आ गया तो बढ़िया बात है, पैसा नहीं आया है तो जो बुक्स में उसका ट्रीटमेंट है, या जो बुक्स में उसका डिस्क्लोजर है, या जो भी बुक्स की पोजीशन है, वो करेक्ट, रेगुलर होनी चाहिए एंड नॉट मिसलीडिंग होनी चाहिए। 6 मैटर बढ़िया से पूछे, फटाफट एक बार वापस से रिवाइज करेंगे सर कि क्या लोन्स एंड एडवांसेस जो जिस बेसिस पे या जो सिक्योरिटी दी है वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं है बेसिकली, और प्री जुडिशियल है, कंपनी के हित में है या नहीं है, और जो ट्रांजेक्शन है वो नॉट मियरली बाय बुक ऑफ एंट्रीज, ठीक है ना? कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी या बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो क्या शेयर्स जो खरीदे वो ज्यादा भाव में तो नहीं खरीदे और बेचे कम भाव में है। फोर्थ बोलता है कि लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट के अंदर तो शो नहीं किया है, और मेरे कैंडल लाइट डिनर वाला खर्चा मैंने कंपनी के अंदर तो चार्ज नहीं किया है। बेसिकली पर्सनल एक्सपेंसेस हैव नॉट बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। लास्ट बोलता है कि अगर आपने शेयर अलॉट किए हैं कैश के अंदर, तो आपको क्या करना है कि पोजीशन जो है कंपनी ने जो दिखा रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, वो प्रॉपर है या नहीं। अभी ऑडिटर करेगा इंक्वायरी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेगा, और सब्सटेंटिव
प्रोसीजर भी करेगा और कोरबरेटिव एविडेंस ढूंढने की भी कोशिश करेगा, वो सारी चीजें करेगा। लेकिन ऑडिटर को अगर इन मैटर्स के अंदर अगर एडवर्स रिमार्क ही मिलता है तभी इसको ऑडिटर को क्या करना है, इस मैटर के अंदर रिपोर्ट करना है, इन 6 मैटर के अंदर। ये आते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर। दूसरा है ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट किसकी है, ऑडिटर की, तो साइन कौन करेगा, ऑडिटर। तो ये पैरा क्या है, रीड ओनली, आप इसको काट सकते हो, कोई भी काम का नहीं है। ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, फाइनेंशियल एप्लीकेबल एफआरएस सबको फॉलो करना है, लॉज एंड रेगुलेशन सबको ऑडिटर को फॉलो करना है, वो सर हमें बात पता है। एक बढ़िया सेक्शन आता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, एकदम कड़क, एकदम जबरदस्त सेक्शन है। क्या बोलता है सर कि सबसे पहला पैरा क्या बोलता है, सेक्शन 143 सबसेक्शन सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है सर कि क्या ऑडिटर ने, द ऑडिटर रिपोर्ट शेल ऑल्सो स्टेट, ऑडिटर की रिपोर्ट में ये भी होना चाहिए कि वेदर ही हैज ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जो उसने ऑडिट किए तो सारी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन की है या नहीं की है, और जो डिटेल्स मिली है और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो उसका इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल में। पहली बात तो आपने इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन सारा ऑब्टेन कर लिया, अगर ऑब्टेन नहीं किया है तो उसका इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल में, और ऑडिट रिपोर्ट में मैं क्या दूंगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, जो रिक्वायरमेंट है किसकी, लॉज एंड रेगुलेशन की, वो बराबर रखी है या नहीं रखी है, और जो प्रॉपर रिटर्न्स है वो एडिक्वेट है और सेंड टू हिम और हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस। अगर कोई मेरी कंपनी की ब्रांचेस है उस पर मैंने विजिट नहीं किया तो जो प्रॉपर रिटर्न्स है, जिसका जो फॉर्मेट है उसमें मुझे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी ऑडिटेड बाय ए पर्सन अदर देन द कंपनीज ऑडिटर, कंपनी का जो ऑडिटर है उसके अदर देन ब्रांच ऑडिटर अलग, कंपनी का ऑडिटर अलग। तो जो एडिक्वेट रिटर्न्स है, जो एडिक्वेट बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो एडिक्वेट क्वेश्चनर है, वो कंपनी के ऑडिटर को मिल गया है या नहीं मिल गया है। बैलेंस शीट एंड P&L आर इन अग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी बैलेंस शीट और P&L है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो रिटर्न है उसके अग्रीमेंट में है या नहीं है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो कंप्लाई कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, बराबर बात है। फिर बोलता है सर ऑब्जर्वेशन और कमेंट, और उसका एडवर्स इफेक्ट है फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी में, कि भाई तुमने कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन या ऐसा कमेंट तुम लोगों ने देखा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा है और कंपनी की फंक्शनिंग को भी एडवर्स इंपैक्ट है। क्या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के अंदर, एनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क, कोई तुमको लगता है कि क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क या तुमने दिया हो या तुम्हारे ब्रांच ऑडिटर ने दिया हो, या फिर एडिक्वेट IFC है उसका कोई पॉइंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे कि सर सेक्शन 143 जो IFC का पॉइंट है वो किसको एप्लीकेबल नहीं होता है। सर IFC का पॉइंट किसको एप्लीकेबल नहीं होता है। सो सर IFC का पॉइंट एप्लीकेबल किनको नहीं होगा, उन कंपनीज को जो प्राइवेट कंपनी है, जो कि स्मॉल कंपनी है या 1% कंपनी है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 के अंदर। अब कुछ ऐसी कंपनीज जिनका टर्नओवर है लेस देन क्या 50 करोड़, 50 करोड़ के अंदर 50 करोड़ भी नहीं, 50 करोड़ के अंदर एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन जिनकी बोरोविंग है किससे, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लेस देन 25 करोड़ होनी चाहिए। 25 करोड़ से अगर बढ़ गई तो IFC का पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, समझते हैं। फिर बोलते हैं कि सर ऑडिटर को है ना थोड़े से और मैटर हम लोगों ने दे दी, क्योंकि ऑडिटर है ना बड़ा ही जोरदार आदमी है, वो है ना हर चीज़ एकदम बढ़िया से करता है, हमको बहुत भरोसा है उस पर। तो हमने ना बोला कि यार थोड़े से तू और मैटर, कंपनी एक रूल्स लेके आ गई रूल 11 करके, और बोला कि यार तू थोड़े से मैटर और चेक कर देना। तो ना इतना सब चेक कर लिया, तुझे तो कंपनी की नस नस पता है, तो तू थोड़ा सा मैटर और चेक कर देना। सर थोड़ा सा मैटर क्या चेक कर दे कि इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन। सर हमको ये देखना है कि क्या कंपनी ने डिस्क्लोज करा है इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, क्या पेंडिंग लिटिगेशन को कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर दिखाना है या प्रोविजन करना है उसका, कि भाई हम लोग केस हार जाएंगे तो हमको प्रोविजन करना पड़ेगा क्योंकि हमको खर्चा आने वाला है। और क्या फिर हमको अगर वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो क्या हम लोगों ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज करा है या नहीं करा है, और अगर कंपनी ने क्या प्रोविजन किया है फॉर मटेरियल फोरसीएबल लॉस। अगर कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, पहले हम लोगों ने जो प्राइस फिक्स कर रखी थी सपोज 10 रुपया, लेकिन आज अगर मैं दूसरा खरीदने जाऊं वही मटेरियल तो मेरे को 5 रुपए में मिल जाता है, तो 5 रुपए का लॉस है, तो क्या उसका मैंने प्रोविजन बुक किया है या नहीं किया है। वेदर कोई डिले हुआ है किसमें, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर कोई भी कंपनी को पैसा ट्रांसफर करना हो तो क्या वो डिले हुआ है या नहीं हुआ है, वो हमको चेक करना है। अब एक चीज़ है, एक हमेशा ध्यान में रखना, एक बहुत बढ़िया चीज़ है, एक जोरदार चीज़ है कि कंपनी है ना, कोई कंपनी ने कोई ऐसे फंड्स
किसी कंपनी को नहीं दिए कि वो आगे जाके किसी एंटिटीज या फॉरेन एंटिटी, मतलब कंपनी है, एक कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी को दिया, कोई या तो पर्सन को दिया, और वो आगे जाके तीसरी कंपनी को दे रखा है, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी, उसको लोन देना, एडवांस देना, सिक्योरिटी देना या गारंटी देना, कुछ भी देना, LGSI, लोन गारंटी सिक्योरिटी, और इन्वेस्टमेंट करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कंपनी का ही पैसा बाय ओन और बिहाफ ऑफ द कंपनी। वो क्या हो गया, 2 लेयर कंपनी हो गया। हमने तो बोला कि भाई हमने तुमको लोन दिया और एक्चुअल में तो किसी और को बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसा 2 लेयर नहीं होना चाहिए। सेम टू सेम रिसिट भी नहीं, मतलब रिसिट भी नहीं और पेमेंट भी नहीं। तो ये एक दोनों केसेस जोरदार है कि भाई मैनेजमेंट ने ऐसा तो रिप्रेजेंट नहीं करा ना, तो ये खास एक बढ़िया सा ध्यान में रखना। ठीक है सर। फिर हमको क्या बोलता है सर, फिर हमको क्या बोलता है कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन दिया है इन क्लोज के अंदर, रिप्रेजेंटेशन दिया है कि भाई हम ऑडिटर को क्या ये पता चला है कि जो रिप्रेजेंटेशन दिए अंडर सब क्लोज 1 एंड 2 कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए इन 2 पॉइंट्स के लेके। और जो भी डिविडेंड पे किया है या डिक्लेयर किया है कंपनी ने, डिविडेंड पे किया है या डिक्लेयर किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो सेक्शन 123 को कंप्लाई करना चाहिए। अब एक चीज बढ़िया आई है सर ऑडिट ट्रेल की। अभी ऑडिटर क्या है, जैसे SAP के अंदर तो होता ही है एडिट लॉग फीचर, वैसे ही जो सपोज टेली है, टेली के अंदर या अकाउंटिंग जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी यूज कर रही है ना, उसमें एडिट लॉग फैसिलिटी होना जरूरी है। MCA ने ऐसा किया है। MCA क्या बोलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या बोलता है कि भाई ऑडिट ट्रेल रखना कंपलसरी है। रीजन बिंग, ताकि ऑडिटर, जब उसका लॉजिक क्या है लाने का, कि जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करे तो वो ये देख सकता है कि चेंज हिस्ट्री किसी ट्रांजैक्शन की जाके कि कितनी एंट्रीज डिलीट करिए, इस ट्रांजैक्शन के कितने एंट्रीज या कितने अप्रूवर रिव्यूअर बदले हैं, और वो सब चीजें करिए, और आइडेंटिफाई कर सके फ्रॉड का। तो सर हम लोगों ने 3 पेज पढ़े, 3 पेज में आपको वापस बढ़िया से रटवाता हूँ, बहुत जोरदार तरीके से फटाफट एक फ्लैश रिवीजन करवाता हूँ। मैंने ये जो नोटबुक के अंदर लिख रखा है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बढ़िया सा एकदम जबरदस्त सा, वो आप नोट्स अपने अपने किसके अंदर, कॉपी के अंदर बढ़िया सा कॉपी कर लेना, आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पेजेस 8 है, लेकिन कंटेंट जब आप देखोगे ना तो एक्चुअली 1 पेज का भी नहीं होगा आपकी राइटिंग के अंदर। सो सर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर। सो सबसे पहले हमको 6 मैटर्स का बोला गया था कि जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए और उनकी जो सिक्योरिटी है और जो उनके टर्म्स है वो कंपनी के हित में होने चाहिए। दूसरा, जो कंपनी ने ट्रांजैक्शन की है वो नॉट मियरली बाय बुक एंट्रीज, और कंपनी ने किसी भी शेयर परचेज कर रखी है या सिक्योरिटीज परचेज कर रखी है, कंपनी ने बेचा कम दाम में और खरीदा ज़्यादा दाम में, और जो लोन साइड एडवांसेस है वो डिपॉजिट के तौर पे नहीं दिखाएगा कंपनी। पर्सनल एक्सपेंसेस शुड नॉट बी चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। मैं मेरी वाइफ को कैंडल लाइट डिनर पे लेके गया तो वो मैं खर्चा कंपनी के अंदर नहीं डाल सकता। और कोई अगर मैंने शेयर अलॉट किया है कैश के अंदर, अगर कैश रिसीव हो गया तो बराबर बात है, लेकिन कैश रिसीव नहीं हुआ है तो तुमने जो फाइनेंशियल में पोजीशन दिखाई है वो करेक्ट होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। साइन करना ऑडिट रिपोर्ट ड्यूटी किसकी है, ऑडिटर की, और ड्यूटी ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। अब आते हैं सर हम लोग सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त बात बोलता है कि सबसे पहले तुम ये देखो कि तुमने जो भी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो नेसेसरी है फॉर द ऑडिट, क्या तुमने रिसीव कर ली, ओके, थम्स अप, यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर तुमने रिसीव नहीं किए तो उसका जो डिटेल्स है और जो उसका इम्पैक्ट है फाइनेंशियल्स पे वो तुमको बताना पड़ेगा मैनेजमेंट को, और वो तुमको ऑडिट रिपोर्ट में भी स्टेट करना पड़ेगा। अभी तुमको कोई सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है तो हम लोगों ने ऐसे 700 के अंदर पढ़ा था कि भाई 700 सीरीज के अंदर पढ़ा था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्लेमर करेंगे ओपिनियन। अगर तुम लोगों ने जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो है ना केप्ट करी होगी कंपनी ने, तो प्रॉपर रिटर्न्स जो ब्रांच ऑडिटर है उससे रिसीव हुई है या नहीं हुई है वो भी चेक कर लो। फिर जो रिपोर्ट है ब्रांच की रिसीव्ड बाय कंपनी और अदर देन कंपनी ऑडिटर, क्या वो उससे मिल गई है या नहीं मिली है। जो रिटर्न्स है या जो रिपोर्ट है, ब्रांच की रिपोर्ट है, ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट है, क्या वो मेन ऑडिटर को मिली है या नहीं हुई है। जो राजा ऑडिटर होता है ना, जो प्रिंसिपल ऑडिटर, उसको मिली है या नहीं मिली है। फोर्थ मैटर बोलता है कि जो बैलेंस शीट और पीएनएल, इधर बोल रहा है हमारा फाइनेंशियल और इधर हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, वो आपस में मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कुछ इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये दिल्ली जा रहा है, ये मुंबई जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ मैटर बोलता है कि जो मेरे फाइनेंशियल्स है वो किससे कंप्लाई होने चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से या फिर इंड एस से, जो भी रेलेवेंट एप्लीकेबल एफआरएफ है। सिक्स्थ मैटर क्या बोलता है, जो भी ऑब्जर्वेशन और कमेंट है अगर उसका एडवर्स इफेक्ट है फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी तो वो भी तुमको स्टेट करना पड़ेगा। क्या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है या नहीं, वो भी तुमको चेक करना है। एट्थ मैटर है कि एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क है इन रिलेशन टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर किसी ब्रांच ऑडिटर ने दिया है तो वो भी आप चेक कर लो। एडिक्वेट आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन रिलेशन टू
प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज उनका जो इफेक्टिवनेस है, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है, वो गुड टू गो होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जो सेक्शन 143 उसका सबसेक्शन 3 जो हम लोगों ने ये पढ़े, ए टू आई मैटर्स पढ़े, जो आई वाला है ना, आई फॉर IFC, आई लव यू नहीं, आई फॉर IFC, आई फॉर IFC सर क्या बोलता है कि नॉट एप्लीकेबल होगा किसको, प्राइवेट कंपनी को। और प्राइवेट कंपनी भी ऐसी जिसका टर्नओवर सर वापस सुना, जिसका टर्नओवर क्या है, लेस देन 50 करोड़ एज पर लेटेस्ट फाइनेंशियल, जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल है उसका टर्नओवर के हिसाब से लेस देन 50 करोड़, लेस देन, नॉट इक्वल टू और मोर देन 50 करोड़, लेस देन 50 करोड़। लेकिन जिसकी बोरोविंग किससे, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेस देन होनी चाहिए क्या, 25 करोड़। 50 का आधा कितना होता है, 25 करोड़। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग क्या है, उधारी ले रहे हैं, तो उधारी कभी भी नहीं होनी चाहिए 25 करोड़ से ऊपर। और 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी को ये मैटर एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब IFC पे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अदर मैटर बोल दिए, ऑडिटर को बोला थोड़ा सा और मैटर देख लेना यार, तू बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, तो बहुत बढ़िया ऑडिट करता है, तो तू एक थोड़ा सा मैटर देख लेना। तो उसने बोला कि सर इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, तुम पे ये भी देख लो कि भाई पेंडिंग लिटिगेशन है कोई, अगर लोन आउटस्टैंडिंग है तो उसका करंट स्टेटस क्या है, क्या तुमको लगता है कि उसको प्रोविजन करने की जरूरत है, तुम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन लोगे, लोअर से कंफर्मेशन लोगे, डायरेक्ट कंफर्मेशन लोगे, वो सब चीजें करोगे, तुम लोग केस को पढ़ोगे अच्छे से, तुमको जो लगता है कि भाई प्रोबेबल है, रिमोट है या पॉसिबल है, ठीक है सर। फिर तुम ये देखोगे कि कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेज मुझे दिख रहा है क्या, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। कोई मैंने IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में अगर कोई डिले करा है तो वो मुझे देखना पड़ेगा। एंड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अदर देन डिस्क्लोज इन, मैंने नोट्स में डिस्क्लोज नहीं करी, लेकिन मुझे पता है कि मैनेजमेंट ने क्या, ए कंपनी ने बी कंपनी को लोन दिया और बी कंपनी ने सी कंपनी को, तो सी कंपनी और ए कंपनी का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन मैंने 2 लेयर बनाए सेम टू सेम रिसिप्ट के केस में। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, ये जो मैंने ट्रांजैक्शन किया है, ये 3 लेयर 2 लेयर जो भी ट्रांजैक्शन किया है, उसमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिसस्टेटेड नहीं होना चाहिए। अगर मिसस्टेटेड मुझे मिलता है तो आई हैव टू रिपोर्ट इट इन माई ऑडिट रिपोर्ट। और जो डिविडेंड मिला है ना मेरे को, जो डिविडेंड मिला है या जो डिविडेंड कंपनी ने दिया है या डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने, वो सेक्शन 123 के हिसाब से कंप्लाई होना चाहिए। और जो कंपनी यूज कर रही है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें क्या होना चाहिए, ऑडिट ट्रेल का फीचर। इसका लॉजिक क्या है लाने का सर, कि फेयर असेसमेंट कर सको आप किसका, रिस्क एंड फ्रॉड का। खत्म होता है हमारा 7.61 पेज नंबर तक। इससे आगे आपको वीडियो मिल जाएगा, 15 मिनट्स का वीडियो है, 2x में देखो और आप फटाफट टॉपिक को खत्म करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।